हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक करने वाले हैं, जो कि आपका सीटेट पेपर 2 में जिन बच्चों का सब्जेक्ट एसएसटी होता है, ये क्लास उन बच्चों के लिए है। 14 और 15 दिसंबर को आपका सीटेट का एग्जाम हो चुका है। जो बच्चे नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो बच्चे ये क्लास अभी से देखना शुरू कर दें, क्योंकि आपका एसएसटी है, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये तीनों ही बुक करनी होती हैं। क्लास 6 से 8 तक की है ना। तो आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक करेंगे, जिसमें आपका पहला चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी। जो आपका क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक है बेटा, उसमें जो आपका पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, है ना, आज हम वो करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास 6 की ज्योग्राफी हम करेंगे आज, है ना। तो सौर मंडल में पृथ्वी ये आपका पहला चैप्टर है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आपके 8 ग्रह हैं, है ना, वो सूर्य से दूरी के हिसाब से किस तरीके से हैं, है ना। और पृथ्वी जो है उसके बारे में हम जानेंगे। आपके शुद्ध ग्रह पट्टी क्या है ना, इन सब चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये सारा ही आपका एनसीईआरटी बुक का कंटेंट है बेटा। तो इसमें क्या बताया गया है आपका इस चैप्टर में कि सूर्यास्त के बाद जो है आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि इनकी संख्या है बढ़ती जाती है। और ऐसा होता भी है, अगर आपने कभी सूर्यास्त के बाद आकाश को देखा होगा तो आपने भी यही महसूस किया होगा कि पहले आपको एक या दो चमकते हुए बिंदु दिखाई देते होंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता होगा, इनकी संख्या बढ़ती जाती होगी। लेकिन आप इनकी गणना नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम इसको गिन नहीं सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। इनमें से कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ कैसे होते हैं, धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में हीरे जड़े हों, है ना, जैसे आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ तो टिमटिमाते हैं, ठीक बात है, कुछ तो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से जो है कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है ना। कुछ तो टिमटिमाते हैं, लेकिन कुछ जो है बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। जो आकाश में आप देखते हैं तो कुछ तो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन कुछ कैसे होते हैं, चंद्रमा के समान प्रतीत होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। आसमान में आप प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, और ये अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जो आपका चंद्रमा है बेटा, वो अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थितियों में हमें दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। जो आपका पूरा चांद होता है, इसको 1 महीने में लगभग आप एक बार देख सकते हैं। और यह जो होता है ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पूर्णिमा के दिन ही पूर्ण चंद्रमा को देख सकते हैं, है ना। ये रहा पूर्णिमा का चांद, इमेज में आप देख रहे हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। आप जो है पूरे चांद को तो महीने में एक बार देख सकते हैं, तो वो क्या है, पूर्णिमा है। लेकिन 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? अब बेटा ये क्वेश्चन है ना कि आपको, हम सबको लगता है कि दिन के समय हम इनको क्यों नहीं देख पाते, है ना। तो वो क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज के प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। क्योंकि जो आपका सूर्य है उसका तेज इतना है, उसका प्रकाश इतना है कि उसकी वजह से रात में चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं।
सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं आपकी। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा है। अब इसमें आपको ये बता रहा है बेटा कि जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। ये बड़ी मात्रा में जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और जो आपका सूर्य है बेटा वो क्या है? वो भी एक तारा है। कुछ रोचक तथ्य, अब ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया है बेटा। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। जो आपके ये 3 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, है ना। ये बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इनके चारों ओर क्या हैं? छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। ये जो छल्ले हैं वो विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर जो छल्ले हैं इनको आप दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जो रात को हमें अनगिनत तारे आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं वो सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं और ये अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से ही देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी कितना छोटा दिखाई देता है क्योंकि वो हमसे दूर होता है ना, ऊंचाई पर होता है। तो इसी तरह से जो आसमान में जो तारे हैं वो जो सूर्य के समान है लेकिन वो हमसे इतनी दूर है कि हम उस दूरी की वजह से उनकी ऊष्मा को, उनके प्रकाश को हम इतना महसूस नहीं कर पाते हैं, है ना। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो तारों द्वारा विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं ये क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त माने 7 और ऋषि माने संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अब यहाँ पर ये क्या है बेटा? ये है सप्तऋषि, है ना। और यहाँ से एक ये सीधी रेखा खींचेंगे हम तो ये क्या है? यहाँ पर ध्रुव तारा। ये कहाँ होता है? उत्तर दिशा में होता है ना। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे ही ध्रुव तारा कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, है ना। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए, ये संकेतक तार है ना बेटा, संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक सीधी काल्पनिक रेखा, है ना। ये जो सीधी काल्पनिक रेखा हमने खींची है ये, है ना। तो यहाँ पे क्या है? ये एक सीधी काल्पनिक रेखा खींचे और उसे आगे बढ़ाएं तो वो क्या है? ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी, है ना। ये जो संकेतक तारे थे बेटा, यहाँ से हमने एक काल्पनिक रेखा खींची तो यहाँ पे क्या है? ये ध्रुव तारा। और ये कहाँ रहता है? उत्तर दिशा में, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। कुछ खगोलीय
पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं उनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड हमने पढ़े जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं बेटा? ग्रह कहलाते हैं, है ना। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, जो ग्रह है इसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से ये बना है। जो आपका प्लैनेट है, जो अंग्रेजी भाषा में आप जिसे प्लैनेट कहते हैं, ये ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो बेटा जो ग्रह है वो अंग्रेजी में प्लैनेट, ग्रह को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं और ये ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से मिलकर बना है और इसका अर्थ क्या है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है और सूर्य क्या है? एक तारा है। तो जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगी। अगर आप अपनी पृथ्वी को चंद्रमा से देखेंगे, है ना, जैसे कि पृथ्वी को आप चंद्रमा से देखेंगे तो हमें कैसे दिखेगी? जैसे हमें अभी चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, वैसे हमें अपनी पृथ्वी चमकती हुई दिखाई देगी। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। जो चंद्रमा है जो आसमान में दिख रहा है, ये क्या है बेटा? उपग्रह है। हमारी पृथ्वी क्या है? ग्रह है। सूर्य क्या है? तारा है। और चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में जो है हमारी पृथ्वी है, उसके साथ साथ 7 अन्य ग्रह हैं जो कि सूर्य के प्रकाश, जो कि सूर्य से ही अपना प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है जो कि सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है, उसी तरीके से 7 अन्य ग्रह भी हैं और हैं जो कि सूर्य से ही प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, है ना। जो 7 ग्रह हैं उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। अब ये क्या है बेटा? यहाँ पर ये क्या है? सन, है ना। ये है आपका सन। अब सूर्य से जो है सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। जो सूर्य के सबसे नजदीक है वो कौन सा ग्रह है? बुध। उसके बाद शुक्र, उसके बाद है आपका पृथ्वी, उसके बाद मंगल। अब ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है बेटा, ये क्या है? ये आंतरिक ग्रह हैं और ये सूर्य के बहुत नजदीक हैं और ये चट्टानों से बने हुए होते हैं, है ना। ये चट्टानों से बने हैं। तो आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, है ना। और मंगल और बृहस्पति, इसके बीच में क्या है बेटा? क्षुद्र ग्रह पट्टी, मंगल और बृहस्पति के बीच में। अभी आगे एक मैंने इमेज लगाई हुई है, वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जो बुध है इसको सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में कितना टाइम लगता है? 88 डेज का। और अपने अक्ष पर घूर्णन में इसको कितना टाइम लगता है? 59 डेज का, है ना। इसी तरीके से शुक्र को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 255 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन में 243 दिन का समय लगता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में कितना दिन लगते हैं? 365 दिन। और अपने अक्ष पर
घूर्णन पर 1 दिन, और इसके पास जो चंद्रमा है उसकी संख्या कितनी है? 1। इसी तरीके से मंगल ग्रह, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में कितने दिन लगते हैं? है ना, 687 दिन, है ना, 687 दिन लगते हैं, और अपने अक्ष पर घूर्णन में 1 दिन लगता है। और इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है? 2। इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है बेटा? 2 है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखो बेटा, मंगल और बृहस्पति के बीच में मैंने आपको बताया क्षुद्र ग्रह पट्टी है ना, ये है आपका मार्स, मंगल, है ना, और यहाँ पे है आपका बृहस्पति, जुपिटर, और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये क्या है? क्षुद्र ग्रह पट्टी। तो आपसे पूछा जाए कि ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है बेटा, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी, है ना, देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। आगे बढ़ेंगे हम। बृहस्पति, अब ये जो बृहस्पति है, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये आपके बाह्य ग्रह हैं और सूर्य से बहुत दूर हैं। ये बहुत बड़े आकार के हैं और ये गैस और तरल पदार्थ से बने हैं। अब जो आपका बृहस्पति है बेटा, उसको सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 11 साल और 11 महीने, लगभग 12 साल का टाइम लगता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन में 9 घंटे और 56 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा की संख्या कितनी है इसके? 53। जो बृहस्पति है, इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है बेटा? 53। अब पढ़ेंगे हम शनि के बारे में, है ना। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में, है ना, 29, है ना, 29 साल और 5 महीने का समय लगता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन में 10 घंटे 40 मिनट, और इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है? 53 है। यहाँ पे इसके जो चंद्रमा है उसकी संख्या कितनी है बेटा? लगभग 53। यूरेनस, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 84, है ना, 84 साल लगते हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन में 17 घंटे 14 मिनट का समय लगता है, और इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है? 27। नेपच्यून, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में 164 साल लगते हैं, और अपने अक्ष पर घूर्णन उसमें 16 घंटे 7 मिनट लगते हैं, और चंद्रमा की संख्या है इसकी 13, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पर क्या है, क्या आप जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अब यहाँ पे एक एक्टिविटी जो कि बच्चों के लिए है कि और अधिक शब्दों को लिखे, है ना। आगे शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, वो अक्सर दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं, है ना। सही बात है कि जो शब्द हम बोलते हैं वो कहाँ से? दूसरी भाषाओं के शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ज्योग्राफी जो है बेटा आपका, ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, और यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी जो है आपका एक अंग्रेजी शब्द है, और ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, और इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी का विवरण। अब यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जो आपका ज्योग्राफी है बेटा, ज्योग्राफी जो है आपका, ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ है लिखना, है ना। जी शब्द का अर्थ क्या है बेटा? पृथ्वी, और ग्राफिया शब्द का अर्थ क्या है? लिखना। आगे बढ़ेंगे हम। अब इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए, जियोलॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री, है ना, जियोमेट्री मतलब पृथ्वी का मापन, जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन, जियोइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब यहाँ पर क्या पूछा है, क्या आप जानते हैं कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी
गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। जो खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में जो अध्ययन करने वाले लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? खगोल शास्त्री कहा जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन समय के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, है ना। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। आगे बढ़ेंगे हम। सौर मंडल। अब यहाँ पे क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, ये सब मिलकर क्या करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। और इनमें जो है मुखिया है वो कौन है? सूर्य जो है वो मुखिया है। अब हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये देख रहे हैं आप इमेज में, ये क्या है? आपका सन है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से मिलकर बना है। जो आपका सूर्य है बेटा, ये अत्यधिक गर्म गैसों से मिलकर बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। जो इसका खिंचाव का बल है इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आपका जो सूर्य है वो आपका पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। ग्रह। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, है ना। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा बेटा? बुध। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? शुद्ध ग्रह पट्टी है, शुद्ध ग्रह पट्टी, है ना। और ये बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल, ये क्या है बेटा? आंतरिक ग्रह हैं। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये क्या है? बाह्य ग्रह हैं, है ना। और यहाँ पर ना इनको याद करने की एक ट्रिक दी है, ये भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही दी है बेटा, है ना। तो जिसको याद नहीं हो पाता वो इस ट्रिक की हेल्प से याद कर लेगा, है ना। एम से क्या है यहाँ पे? मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब एक निश्चित पथ होता है, ऐसा नहीं कि कोई कहीं भी ऐसे घूम लिया, नहीं। जो सौर मंडल के जो सभी 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं और इनको क्या कहते हैं? ऑर्बिट, है ना। इनको ये ऑर्बिट कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं, है ना। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो जो शुक्र है बेटा आपको उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो जो है वो बौने ग्रह कहे जाते हैं। तो जो आपका प्लूटो है बेटा ये क्या है? ये बौना ग्रह है। और ये बैठक कब हुई थी आपकी? अगस्त 2006 में। तो प्लूटो क्या है बेटा? अब ये आपका बौने ग्रह है ना। आगे बढ़ेंगे हम। पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से हम देखें तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध, उसके बाद
शुक्र, और पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है सूर्य से दूरी के हिसाब से, है ना। आकार में यह, अब आकार में देखें तो यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है, लेकिन अगर आप आकार में देखें तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है ना। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जो हमारी पृथ्वी है वो ध्रुवों के पास क्या है, चपटी है ना। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं वो केवल पृथ्वी पर ही हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन है ना मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। ना तो पृथ्वी अत्यधिक गर्म है और ना ही ठंडी है ना। यहाँ पर पानी भी है, वायु भी है ना। और हमारे लिए जो जीवन के लिए आवश्यक गैस है ऑक्सीजन, वो भी यहाँ पर मौजूद है। एंड अब यहाँ पे क्या है कि जो क्या आप जानते हैं, अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो प्रकाश की गति है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। जो प्रकाश की गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसी गति के जो ये गति है मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद भी जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। जो आपकी प्रकाश की गति है बेटा वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद भी आपके सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट तक का समय लगता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसके 2/3 सतह जो है वो पानी से ढकी हुई है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जो हमारी पृथ्वी है इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि 2/3 सतह क्या है, पानी से ढकी हुई है। आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा। अब चंद्रमा के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है ना। यह इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, और यह लगभग हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। जो हमारा चंद्रमा है वो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब देखो, आपको मैंने अभी पीछे क्या बताया कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है। अब यहाँ पे आपको बता दिया इन्होंने कि जो है आपका सूर्य से पृथ्वी से चंद्रमा। अब आपको पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है ये भी पता चल गया, और आपको पृथ्वी और सूर्य के बीच की कितनी दूरी है ये भी पता चल गया, है ना। जो आपको पहले मैंने बताया कि जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी से जो सूर्य है वो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है ना। और आपका जो पृथ्वी से चंद्रमा है वो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है ना। अब यहाँ पे क्या है, और जो आपका सूर्य है बेटा वो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर क्या है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आपका 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे बेटा, उन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। आगे बढ़ेंगे हम। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो उपग्रह है बेटा वो एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस तरीके से ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित
उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है ना, जो मानव निर्मित उपग्रह है एक कृत्रिम पिंड है और यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह है ना, इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। ये इमेज में देख रहे हैं आप, है ना। आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और इतना ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर को पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। जो हमारा चंद्रमा है उसका केवल हम एक ही भाग देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जो है वो जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, है ना। जो इसकी सतह है वहां पर पर्वत है, मैदान है और गड्ढे हैं जो इस चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जो पूर्णिमा होती है बेटा उस दिन आपका जो पूरा चांद दिखाई देता है, तो उस दिन इसकी छाया को आप इसकी छाया को देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्षुद्र ग्रह है ना, क्षुद्र ग्रह है ना। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अभी पीछे एक इमेज दिखाई थी बेटा मैंने आपको, जिसमें क्षुद्र ग्रह पट्टी मैंने आपको दिखाई थी, है ना। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं, है ना। उल्का पिंड, अब ये इमेज देख रहे हैं आप, तो उल्का पिंड क्या है बेटा? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का जो है वो पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है। इससे क्या होता है, इसके धरातल पर, जो पृथ्वी का धरातल है उस पर क्या होता है, गड्ढे बन जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? आकाश गंगा की, है ना। जो इसे पूछ रहा है कि आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह है और यह पट्टी क्या है? आकाश गंगा है। यह हमारा जो है हमारे सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। जो हमारा सौर मंडल है वो इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। अब इसका नाम आकाश गंगा क्यों पड़ा? आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से जो है इसकी कल्पना की गई है, इसीलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का
निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है ना। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा है कि क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं, है ना। आप कहाँ पर हैं? पृथ्वी पर हैं। और पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। पृथ्वी किसका भाग है? सौरमंडल का एक भाग है। और हमारा सौरमंडल जो है आकाश गंगा का एक भाग है। जो हमारा सौरमंडल है वो आकाश गंगा का भाग है, और जो कि ब्रह्मांड का हिस्सा। अब आकाश गंगा ब्रह्मांड का हिस्सा है ना। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है और आकाश गंगा ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं और इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है। ये बच्चों से सवाल किया है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें हमने सौरमंडल में जो हमारी पृथ्वी है उसके बारे में पढ़ा, है ना। 8 ग्रहों के बारे में हमने पढ़ा। तो वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।